गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अनंत फेथ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 10th बोर्ड आरबीएससी का मॉडल सॉल्यूशन, मॉडल पेपर का सॉल्यूशन। जैसा आपको पता है कि इस बार एमसीक्यू क्वेश्चन संख्या में बहुत ज़्यादा हैं, छोटे रिक्त स्थान भी हैं। 18 एमसीक्यू क्वेश्चन है, टोटल एमसीक्यू क्वेश्चन है 18 एमसीक्यू क्वेश्चन है जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर मिलेंगे। आपको सारे क्वेश्चन क्रम से करने। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो पहला एमसीक्यू है, पहले क्वेश्चन के अंदर कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिएक्शन गिवन बिलो इज फॉल्स। कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है, ये हमको छांटना है। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। सीसा अपचयित हो रहा है, ये रिएक्शन है अपनी PbO प्लस C। क्या बन रहा है इसमें? Pb प्लस CO2, 2Pb प्लस CO2। जैसा हम जानते हैं कि ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है? ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। जो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया है उसके अंतर्गत, जो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया है उसमें हम देखेंगे कि ऑक्सीकरण के अंतर्गत क्या होता है? ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन के साथ संयोग होता है, यानी ऑक्सीजन का संयोग या ऋण विद्युतीय तत्व का संयोग होता है। ऑक्सीकरण का मतलब क्या है? ऑक्सीजन का सहयोग या ऋण विद्युतीय तत्व का संयोग। और हाइड्रोजन का त्याग, हाइड्रोजन का त्याग अपचयन में इसके विपरीत होता है। अपचयन में इसके विपरीत होता है। ऑक्सीजन का क्या होता है? त्याग होता है। ऑक्सीजन का त्याग व हाइड्रोजन का संयोग होता है। हाइड्रोजन का संयोग। तो ये हम परिभाषा जानते हैं ऑक्सीकरण अपचयन की। जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण होता है उसी समय अपचयन भी होता है, ऑक्सीकरण के साथ साथ अपचयन भी होता है। तो इस अभिक्रिया में देखिए PbO है। क्या है? PbO। तो PbO से यहां पर क्या बन रहा है? PbO से यहां पर Pb बन रहा है, यानी ऑक्सीजन क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ऑक्सीजन निकल रहा है, ऑक्सीजन का त्याग हो रहा है। ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? त्याग हो रहा है, यानी इसमें क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है PbO का। तो लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। ये ऑप्शन सही है कि लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। लेड ऑक्साइड क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है। तो ये ऑप्शन सही है। दूसरा, कार्बन उपचयित हो रहा है। C से क्या बन रहा है? CO2। ऑक्सीजन का सहयोग हो रहा है, उपचयन मतलब ऑक्सीकरण। कार्बन उपचयित हो रहा है। तो ये दोनों ऑप्शन सही है, नंबर 3 और नंबर 4। गलत कौन से हैं? सीसा अपचयित हो रहा है, जो सीसा अपचयित नहीं हो रहा। दूसरा, CO2 का उपचयन भी नहीं हो रहा, यानी CO2 ऑक्सीकृत भी नहीं हो रही। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, यानी ऑप्शन 1 और 2, ए इसका ऑप्शन राइट होगा। यानी सीसा अपचयित हो रहा है और नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। ये दोनों ऑप्शन असत्य हैं। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन पर विशेष ध्यान देना है कि क्वेश्चन में असत्य कथन पूछा गया है या सत्य कथन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है? Which of the following method is suitable to protect an frying pan from rusting? यानी रस्टिंग से बचाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि होती है किसी धातु का लेपन चढ़ा देते हैं। किसी धातु का लेपन चढ़ा देते हैं।
या फिर ग्रीस लगा देते हैं, या पेंट लगाकर भी हम क्या कर सकते हैं, किसी भी लोहे के, लेकिन यहाँ पर लोहे का फ्राइंग पैन है, तो लोहे के फ्राइंग पैन पर ज्यादातर जो होता है, मैक्सिमम जो होता है, किसी दूसरी धातु का लेपन चढ़ाते हैं जिससे कि वो जंग से बचा रहे। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या राइट होगा कि जिंक की परत चढ़ाकर हम क्या करेंगे, जिंक की परत चढ़ाकर यहाँ पर लोहे के फ्राइंग पैन को रस्टिंग से बचाएंगे, यानी जंग से बचाएंगे। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर है जिंक की परत चढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एथेन का आणविक सूत्र है C2H6। C2H6 इसमें 6 सहसंयोजक आबंध है, 7 सहसंयोजक आबंध है, 8 सहसंयोजक आबंध है, या फिर 9 सहसंयोजक आबंध है। तो यहाँ पर देखिए C2H6, इसका अपन संरचना सूत्र बनाते हैं। एथेन है, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, और हाइड्रोजन बॉन्ड एक कार्बन से 3 जुड़ रहे हैं। ये एथेन का संरचना सूत्र है। तो यहाँ पर कितने सहसंयोजक बंध बन रहे हैं, तो देखिए नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 सहसंयोजक बंध बन रहे हैं। तो ऑप्शन में क्या है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है और 9 भी है। तो राइट आंसर क्या है, कितने सहसंयोजक बंध बन रहे हैं, 7। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, 7 सहसंयोजक बंध यानी कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं। कार्बन कार्बन के बीच भी सहसंयोजक बंध है, और प्रत्येक कार्बन हम जानते हैं 4 संयोजकता होती है कार्बन की। ये 4 सहसंयोजक बंध बन रहे हैं, इधर 3 बन रहे हैं, 4 और 3 कितने हो गए, 7। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। Fe2O3 हेमेटाइट है, ठीक है, आयरन ऑक्साइड प्लस 2Al इज इक्वल टू Al2O3 प्लस 2Fe। कौन सी अभिक्रिया है, Fe2O3 प्लस 2Al इज इक्वल टू Al2O3 प्लस 2Fe। संयोजन अभिक्रिया, देखिए संयोजन अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें एकल उत्पाद बनता है। दूसरी अभिक्रिया देखिए द्विस्थापन अभिक्रिया, द्विस्थापन में जो अभिकारक होते हैं अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, Fe, ये जो Fe है इसकी जगह पर Al आ रहा है, क्या बन रहा है, Al2O3, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है। तो Al इसकी जगह ले रहा है, और Fe को क्या कर रहा है, Fe इसकी जगह पर आ रहा है। Fe क्या आ गया, इसकी जगह पर आ गया। अभिकारक आपस में एक दूसरे के स्थान बदल रहे हैं। जब अभिकारक आपस में एक दूसरे के स्थान बदलते हैं तो वो अभिक्रिया होगी द्विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होगी, द्विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर Fe की जगह पर एल्यूमिनियम आ रहा है, एल्यूमिनियम और Fe की जगह पर, एल्यूमिनियम की जगह पर Fe जा रहा है। तो ये अभिक्रिया कौन सी है, द्विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। चूने के पानी को दूधिया कर देती है, इस विलयन का नाम बताइए। चूने के पानी को दूधिया कौन सी गैस करती है, CO2 करती है। ठीक है, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच, जो अंडा होता है, अंडे का पिसा हुआ कवच है। तो कवच किसका होता है, कवच होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3 का होता है कवच कैल्शियम कार्बोनेट का। तो इस कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न होती है, गैस उत्पन्न होती है CO2। गैस उत्पन्न कौन सी होती है, CO2 गैस उत्पन्न होती है। तो CaCO3 किससे क्रिया करेगा कि CO2 गैस बनेगी, तो किससे क्रिया करेगा, HCl से क्रिया करेगा। यानी CaCO3 की कैल्शियम कार्बोनेट की जब HCl से अभिक्रिया होती है तब कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जो चूने के पानी को क्या कर देती है,
दूध दिया कर देती है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, जो अंडे का कवच है वो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट जब HCl से क्रिया करेगा तब जाकर यहाँ पर क्या बनेगी, CO2 बनेगी। तो यहाँ पर यही पूछा है कि इस विलयन का नाम क्या है। विलयन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, HCl का। ठीक है, नेक्स्ट, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है A, भोजन पूरी तरह से नहीं पका है, B, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, और C, ईंधन आर्द्र है, और D, ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। यदि तली नीचे से काली हो रही है, इसका मतलब है जो ईंधन है वो ठीक तरीके से नहीं जला है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। जब ईंधन पूरी तरह से नहीं जलता है तो कार्बन की परत आ जाती है, और जो तली है नीचे से काली हो जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है बी, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, यानी फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली, ईंधन पूरी तरह से नहीं जला है। नहीं जल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, पादप में जाइलम का कार्य है, यानी फंक्शन पूछा गया है यहाँ पर। जाइलम का फंक्शन, द मेन फंक्शन ऑफ जाइलम, ऑप्शन ए है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, भोजन का संवहन, जल का संवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, अमीनो अम्ल का संवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एमिनो एसिड्स, एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2। तो हम जानते हैं जाइलम ऊतक है, संवहन ऊतक है, ट्रांसपोर्टेशन टिश्यू है, और जाइलम का मुख्य कार्य होता है जल का संवहन करना। जाइलम का प्रमुख कार्य क्या है, जल का संवहन करना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है, कौन सा पादप हार्मोन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लांट हार्मोन। पादप हार्मोन, हम जानते हैं पादप हार्मोन कौन कौन से होते हैं। पौधों के अंदर जो नियंत्रण और समन्वय करते हैं, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करते हैं, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करने वाले जो प्लांट हार्मोन है उनमें देखिए एक तो ऑक्सिन होता है, ऑक्सिन, एक जिब्रेलिन होता है, एक साइटोकाइनिन होता है, साइटोकाइनिन, एक एथिलीन होता है। ये चारों वृद्धि हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन है। एक वृद्धि निरोधक हार्मोन भी है, ABA हार्मोन, एब्सिसिक एसिड हार्मोन, ABA हार्मोन, एब्सिसिक एसिड हार्मोन। तो प्लांट हार्मोन यानी पादप हार्मोन, 5 पादप हार्मोन है, जिनमें 4 वृद्धि हार्मोन है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और एथिलीन, और एक एब्सिसिक एसिड क्या है, वृद्धि निरोधक हार्मोन है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में इंसुलिन दे रखा है, जो कि पौधों में नहीं होता है। दूसरा थायरोक्सिन दे रखा है, थायरोक्सिन भी पौधों में नहीं होता है। एस्ट्रोजन, ये भी प्राणियों में ही होता है, पौधों में नहीं होता है। साइटोकाइनिन, तो साइटोकाइनिन ऑप्शन दे रखा है, तो ये क्या है, एक पादप हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सीधी रेखा में चलने के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी है। ठीक है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वॉकिंग इन ए स्ट्रेट लाइन, यानी सीधी रेखा में चलने के लिए जब हम सीधी रेखा में चलते हैं तो कौन सा भाग मस्तिष्क का उसको कंट्रोल करता है। हम जानते हैं, यहाँ पर देखिए ऑप्शन में दे रखा है प्रमस्तिष्क है, सेरेब्रम, जो कि अग्र मस्तिष्क का भाग होता है, सबसे बड़ा भाग होता है। दूसरा मध्य मस्तिष्क है, तीसरा अनुमस्तिष्क है, चौथा हाइपोथैलेमस है। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क। जो अनुमस्तिष्क है उसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं सेरेब्लम, सेरेब्लम। यानी अनुमस्तिष्क का प्रमुख कार्य संतुलन बनाए रखना। अनुमस्तिष्क क्या करता है, बैलेंस बनाता है। तो सीधी रेखा में चलने के लिए हमें बैलेंस की आवश्यकता होती है, तो बैलेंस बनाने का कार्य करता है
अनुमस्तिष्क, जो कि पश्च मस्तिष्क का भाग है। पश्च मस्तिष्क के दो भाग होते हैं, एक अनुमस्तिष्क होता है, एक मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है। ठीक है, तो नियंत्रण का जो कार्य करेगा वो अनुमस्तिष्क करेगा। ठीक है, यानी सेरेबलम। नेक्स्ट, अमीबा में जनन की विधि है। अमीबा देखिए, अमीबा एक कोशिकीय जीव है, यूनिसेलुलर है, इस तरह का होता है अमीबा, अनियमित आकृति का होता है। अमीबा में छोटी छोटी संकुचनशील रसधानियां होती है। यह अमीबा का केंद्रक है। यह अमीबा की कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली। तो अमीबा की जो कोशिका झिल्ली होती है, इसमें संकीर्णन होता है, यानी एक कोशिका दो भागों में विभाजित होती है। अमीबा एक अमर जीव है, यानी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे होता रहता है। अमीबा की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। अमीबा में कौन सी विधि के द्वारा जनन होता है? द्विखंडन के द्वारा। अमीबा में जो एक शरीर है, इसमें ये जो झिल्ली होगी, इसमें क्या होगा? संकीर्णन हो जाएगा इस तरीके से। फिर अगली विधि में ये संकीर्णन बढ़ता जाएगा। ऐसी इसी तरह केंद्रक में भी इसका संकीर्णन हो जाता है। केंद्रक झिल्ली भी इस तरह धीरे धीरे संकीर्णित होती जाती है। ठीक है, तो एक अमीबा से दो अमीबा बन जाते हैं, दो समान भागों में विभाजित होता है, तो इसे कहेंगे हम द्विखंडन, यानी बाइनरी फ्यूजन। ठीक है, बहुखंडन हम जानते हैं प्लाज्मोडियम में होता है, बहुखंडन प्लाज्मोडियम में होता है। पुनरुद्ध भवन हम जानते हैं प्लेनेरिया में होता है, प्लेनेरिया में पाया जाता है। मुकुलन हम जानते हैं, मुकुलन किस में होता है? हाइड्रा में होता है। ठीक है, हाइड्रा में मुकुलन होता है। तो अमीबा में होता है द्विखंडन। नेक्स्ट, आनुवांशिकता के जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स। कौन है फादर ऑफ जेनेटिक्स? फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल को हम आनुवांशिकता का जनक कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले आनुवांशिकता के प्रयोग मेंडल ने किए थे। सन 1863 में मेंडल ने मटर का पौधा चुना था और मटर के पौधे को चुनकर मटर के पौधे पर इन्होंने प्रयोग किए। यहाँ पर और भी देखिए साइंटिस्टों का नाम दिया है। जो माइकल फेराडे है, वो भौतिक विज्ञान से संबंधित उन्होंने प्रयोग किए थे। माइकल फेराडे, फेराडे के नियम हम पढ़ते हैं भौतिक विज्ञान में। दूसरा मेलपीगी है, मेलपीगी, जिन्होंने जो कीट होते हैं उनमें उत्सर्जन जो क्रिया होती है उसको बताया था। उनका नाम मेलपीगी था और उन्होंने मेलपीगी नलिकाओं के बारे में बताया था। कीटों के अंदर उत्सर्जन के लिए मेलपीगी नलिकाएं पाई जाती हैं। न्यूटन है, न्यूटन हम जानते हैं, न्यूटन की गति के नियम हम पढ़े हैं। तो यहाँ पर ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवांशिकता के जनक हैं। सबसे पहले मेंडल ने ही सन 1863 में प्रयोग किए थे। ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में एक चर्च के पादरी थे मेंडल, और उन्होंने सबसे पहले आनुवांशिकता के प्रयोग किए। नेक्स्ट, निम्न में से जैविक घटक है, निम्न में से जैविक घटक है। तो देखिए जैविक घटक हम जानते हैं पारितंत्र जो होता है, जो पारितंत्र है, पारिस्थितिकी तंत्र है, दो घटकों से मिलकर बना होता है। एक होता है अजैविक घटक और एक होता है जैविक घटक। अजैविक घटक हम जानेंगे निर्जीवों से मिलकर बना है। अजैविक घटक कैसे होते हैं? निर्जीव। और जैविक घटक जीवों से प्राप्त है, सजीवों से प्राप्त जो पदार्थ है सजीव है। तो यहाँ पर देखिए पौधे ही सजीव हैं, पादप भी क्या है? सजीव है। बाकी मृदा निर्जीव है, अजैविक है। वायु अजैविक है, जल अजैविक है। तो जैविक घटक कौन से हैं? सजीव, यानी जंतु। जैविक घटकों में 3 होते हैं, एक तो आते हैं पादप, एक आते हैं जंतु, और एक आते हैं अपघटक। अपघटक, अपघटक में कौन से होते हैं? एक तो होता है जीवाणु और एक है कवक, जो प्रकृति में सभी जगह पाए जाते हैं अपघटक। तो सजीव, जितने भी सजीव हैं सारे जैविक घटक के अंतर्गत है, और जो निर्जीव है वो अजैविक घटक के अंतर्गत होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है जैविक घटक, तो जैविक घटक है पादप। ठीक है, नेक्स्ट, जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक है।
यानी जो जल का है, जल में जब प्रकाश की किरणें प्रवेश करती है तो वो कितने पथ से विचलित होती है, यानी उसका अपवर्तनांक कितना होता है। तो जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है 1.33। जल का क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, नेक्स्ट, वास्तविक सूर्यास्त एवं आभासी सूर्यास्त, वास्तविक सूर्यास्त एवं आभासी सूर्यास्त के मध्य समय का अंतर लगभग होता है। वास्तविक सूर्यास्त एवं आभासी सूर्यास्त के मध्य समय का अंतर 2 मिनट का होता है। हम जानते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जब सूर्य क्षैतिज के पीछे होता है तो सूर्यास्त के बाद भी और सूर्यास्त से पहले भी वो 2 मिनट तक लगभग दिखाई देता है क्षैतिज के पीछे। तो 2 मिनट का अंतर होता है, ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है ऐसा। तो 2 मिनट तक हमें सूर्य अस्त के बाद भी सूर्य क्षैतिज के पीछे दिखाई देता है। ऐसे जब सूर्योदय होता है तो सूर्योदय से 2 मिनट पहले क्षैतिज के पीछे हमें सूर्य दिखाई देगा। तो वो 2 मिनट के लिए ऐसा होता है और वो होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट, कोई विद्युत बल्ब है, कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से जुड़ा हुआ है। यदि बल्ब से 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति होगी। यहाँ पर बल्ब की शक्ति निकालनी है। हम जानते हैं शक्ति पावर P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है VI। P यहाँ पर विद्युत शक्ति है, पावर, V वोल्ट है, विद्युत विभव है, और I विद्युत धारा है। तो यहाँ पर V का मान दिया हुआ है, V इक्वल टू 220 है, I इक्वल टू 0.5 एम्पियर है। ठीक है, तो P इक्वल टू 220 इंटू 0.5, तो 220 इंटू 0.5 कितना होगा, 110 वाट। P इक्वल टू 110 वाट। वाट शक्ति का मात्रक है, छोटा मात्रक है। ठीक है, तो 110 वाट यानी बी आंसर होगा इसका, बी या बै 110 वाट। ठीक है, तो P इक्वल टू VI, तो V और I दोनों का मान दिया हुआ है, इजीली हम क्या निकाल देंगे, P का मान निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी चालक के प्रतिरोध का मान, किसी चालक के प्रतिरोध का मान निर्भर करता है। तो यहाँ पर चालक की लंबाई पर भी निर्भर करता है। हम जानते हैं R प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, L, नंबर 1। नंबर 2 हम जानते हैं R प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, 1/A, यानी जो चालक तार है उसके क्षेत्रफल, जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है वो A माना जाता है, तो उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। और चालक के पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तो तीनों पर निर्भर करता है। तीसरा, पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ कैसा है चालक पदार्थ, पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है उपरोक्त सभी, तीनों पर जो चालक का प्रतिरोध है वो तीनों पर निर्भर करेगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, लघु पथन के समय यानी शॉर्ट सर्किट के समय विद्युत परिपथ में धारा का मान। जब शॉर्ट सर्किट होता है, लघु पथन होता है, तो विद्युत परिपथ में धारा का मान परिवर्तित नहीं होता है, निरंतर परिवर्तित होता है, बहुत कम हो जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। यदि परिवर्तित ही नहीं होता है तो शॉर्ट सर्किट ही नहीं होगा। ठीक है, लघु पथन का मतलब है जब दोनों तार आपस में टच हो जाते हैं और जो विद्युत परिपथ है वो नष्ट हो जाता है, डेस्ट्रॉय हो जाता है, जल जाता है। तो ऐसा कब होता है, जब ओवरलोडिंग होती है। क्या होता है, ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग होगी। ओवरलोडिंग जब धारा का मान बढ़ जाएगा, विद्युत परिपथ में जब धारा का मान बढ़ जाता है, ओवरलोडिंग होती है, तो ओवरलोडिंग से अगला स्टेप ये है कि शॉर्ट सर्किट होगा, लघु पथन होगा। तो जब बहुत अधिक बढ़ जाता है, जब विद्युत परिपथ में धारा का मान क्या हो जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, ओवरलोडिंग हो जाती है, तो अगला स्टेप शॉर्ट सर्किट का होता है, लघु पथन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, चुंबक के सजातीय ध्रुवों में परस्पर होता है। हम जानते हैं जो सजातीय ध्रुव हैं तो उनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। ठीक है,
तो विजातीय ध्रुव होते हैं उनमें आकर्षण होता है। तो आकर्षण, प्रतिकर्षण, आकर्षण में प्रतिकर्षण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चुंबक के जो सजातीय ध्रुव है उनमें होगा रिपल्सन होगा यानी प्रतिकर्षण। ठीक है, तो ये आपके 18 एमसीक्यू क्वेश्चन है। इसके बाद हम देखेंगे रिक्त स्थानों के बारे में। ये सेकंड क्वेश्चन आ गया। सेकंड क्वेश्चन के अंतर्गत जो रिक्त स्थान है अपने, ठीक है, देखते हैं बाद में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स। जो फर्स्ट रिक्त स्थान है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना। जो साग सब्जियां हैं यानी पेड़ पौधों का जो कचरा होता है, द डिकम्पोजिशन ऑफ ग्रीन वेजिटेबल मैटर्स, जो होते हैं पेड़ पौधों का जो कचरा होता है या पेड़ पौधों की पत्तियां, टहनियां, शाखाएं वगैरह होती हैं, उनको सड़ाते हैं, गलाते हैं, वो अपने आप भी सड़ते हैं, गलते हैं एनवायरनमेंट में, तो उससे कंपोस्ट बनता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? कौन सी अभिक्रिया है? ये अभिक्रिया देखिए, हम जानते हैं अपघटन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? अपघटन यानी डिकम्पोजिशन। तो अपघटन होता है, अपघटन का मतलब है टूटना। तो जो भी साग सब्जियां होती हैं, पेड़ पौधों की टुकड़े होते हैं, उन सबके अंदर कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ टूटते हैं, डिकम्पोज होते हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा रिक्त स्थान है, यहाँ पर देखिए MnO2 है, मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड और एल्यूमिनियम की क्रिया है। मैग्नीज डाइऑक्साइड यानी MnO2 3MnO2 है प्लस 4Al है, 4Al। इस रिएक्शन को अपन पूरा करते हैं। ठीक है, गर्म करते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड को, एल्यूमिनियम के साथ गर्म करते हैं, तो एल्यूमिना बनेगा Al2O3 यानी 2, इसको बैलेंस करेंगे 2Al2O3 प्लस Mn 3Mn। तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है 2Al2O3 2Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है, जिसे हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड या एल्यूमिना भी कहते हैं, बॉक्साइड भी कहते हैं। बॉक्साइड का एल्यूमिनियम का यस क्या है, Al2O3, बॉक्साइड भी इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर रिएक्शन हुई MnO2 4Al के साथ जब रिएक्शन करता है तो 2Al2O3 एंड 3Mn ये बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। रिक्त स्थान नंबर 3 है, रिक्त स्थान तथा मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। हम जानते हैं नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के 2 भाग होते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। जो प्राणी है, विकसित प्राणी होते हैं, उनमें 3 तरह का तंत्रिका तंत्र होता है। एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, एक परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है और एक स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है। तो मानव में भी तीनों तरह का तंत्र है, मानव विकसित प्राणी है। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है उसके 2 भाग हैं, एक तो मस्तिष्क है, एक भाग है मस्तिष्क और दूसरा भाग मेरुरज्जु है, मेरुरज्जु यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। तो यहाँ पर ये रिक्त स्थान में आपको लिखना है मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु मिलकर क्या बनाते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। ओजोन परत सूर्य से आने वाली रिक्त स्थान से सुरक्षा प्रदान करती है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें, सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती हैं वो जीवों के लिए हानिकारक होती है। तो जो ओजोन परत है उनको आने नहीं देती है, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। ओजोन परत जीवों के लिए एक सुरक्षा कवच है पृथ्वी पर।
तो पृथ्वी के वातावरण के अंदर, पर्यावरण के अंदर जो ओजोन परत है, ओजोन मंडल है, उसमें जो ओजोन परत है वो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, कौन सी किरणें होती हैं? पराबैंगनी किरणें जो होती हैं उनको अवशोषित कर लेती हैं, पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा प्रदान करती हैं। अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, तो अल्ट्रावायलेट रेज को अवशोषित कर लेती हैं ओजोन परत और जीवों को सुरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट, 1 kWh का मान, जो 1 kWh है उसका मान जूल के बराबर होता है। हम जानते हैं 1 kWh किलोवाट पर आवर्स, ठीक है, किलोवाट पर आवर्स, किलोवाट घंटा। तो 1 kWh किलोवाट बराबर, 1 किलोवाट बराबर कितने वाट होता है? इसको अपन जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। 1000 आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 60 इंटू 60, 60 इंटू 60, 60 इंटू 60 इक्वल टू 1000 इंटू 3600, 1000 इंटू 3600। 1000 का मतलब क्या है? 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? 1000 वाट। तो के का मतलब किलो, तो 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। 1000 आवर्स को हम कन्वर्ट कर रहे हैं, आवर्स को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? सेकंड में। तो 3600 इंटू, तो इसमें देखिए 3 जीरो है, फिर इसमें 2 जीरो है, कितना हो जाएगा ये? 36 इंटू 10 की घात 5 जूल, ठीक है, 3 और 2 5, और अगर हम 1 जीरो और निकालें तो कितना हो जाएगा? 3.6 इंटू 10 की घात 6, ठीक है। 36 में से हमने एक और निकाल दिया, 3.6 कर दिया उसको, तो 10 की घात कितने हो जाएगी? 6। या तो हम 36 इंटू 10 की घात 5 जूल कर दें, या फिर हम कर दें 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल, एक ही बात है। तो 1 kWh को यहाँ जूल में कन्वर्ट किया, ठीक है। नेक्स्ट, पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की अनेक फेरों वाली बेलनाकार कुंडली को कहते हैं, क्या कहते हैं? सोलेनॉइड कहते हैं, परिनालिका। परिनालिका, हम जानते हैं परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो एक समान होता है। परिनालिका को सोलेनॉइड भी कहा जाता है। सोलेनॉइड, जो पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की जो कुंडली होती है इस तरह से होती है, जिसके अंदर हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी इस तरह से उत्पन्न होंगी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, और चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? एक समान होगा, ठीक है। तो पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की अनेक फेरों वाली कुंडली, जो बेलनाकार कुंडली बनती है, उसको हम क्या बोलते हैं? परिनालिका या सोलेनॉइड। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन आ जाते हैं अपने यहाँ पर अति लघुतरात्मक प्रश्न में। समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? होमोलोगस सीरीज, समजातीय श्रेणी, जिनके सदस्यों का एक समान अणुसूत्र होता है, या उनमें अणुसूत्रों में जो अंतर होता है एक समान होता है। जैसे हम जानते हैं एल्केन है, एल्केन समजातीय श्रेणी है। एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। एल्केन का जो प्रारंभिक सदस्य है वो मेथेन है, मेथेन CH4, ठीक है। मेथेन में कार्बन संख्या 1 होती है, और कार्बन संख्या 1 रखेंगे, N=1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? C एंड कार्बन संख्या 1 रखेंगे तो 2 + 2 4 CH4। एथेन में हम देखें कार्बन संख्या 2 रखेंगे C2, N=2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? C2H6। प्रोपेन हम देखेंगे, प्रोपेन में C3H8, सब में अंतर कितने का आ रहा है? CH2 का, सब में कितने का अंतर आएगा? CH2 का अंतर आएगा। तो CH2 का अंतर आ रहा है, सभी में सेम अंतर आ रहा है। तो इस प्रकार से ये क्या है? एक समजातीय श्रेणी है।
जिनमें समान, जिनके अणुसूत्र में समान अंतर आ रहा हो तो उन्हें हम समजातीय श्रेणी का कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। हम जानते हैं जो तेल या वसायुक्त खाद्य पदार्थ होता है उसको हम नाइट्रोजन में रखते हैं, N2 में रखते हैं, क्योंकि N2 में वो विकृत गंधीता से बचाने के लिए किसमें रखा जाता है, विकृत गंधीता, विकृत गंधीता से बचाने के लिए, क्योंकि N2 की उपस्थिति में वो ऑक्सीकृत नहीं होंगे, जब ऑक्सीकृत नहीं होंगे तो वो खराब नहीं होंगे, तो विकृत गंधीता से बचाने के लिए N2 में रखा जाता है। तो हमने पढ़ा है संचरण और विकृत गंधीता। तो विकृत गंधीता से बचाने के लिए जितने भी चिप्स होते हैं, कुरकुरे होते हैं, तो उनको पॉलीथीन में पैक करते हैं और नाइट्रोजन की उपस्थिति में रखते हैं, जिससे कि वो वायु के संपर्क में नहीं आए, ऑक्सीकृत नहीं हो और खराब न हो। नेक्स्ट, एक ताजे दूध के पीएच का मान, जो ताजा दूध है उसका पीएच का मान कितना है, 6 है। ताजा दूध का पीएच कितना है, पीएच बताएं यहाँ पर 6। 6 का मतलब क्या है, 6 का मतलब है हल्का क्षारीय है, हल्का कैसा है, अम्लीय है, हल्का कैसा है, अम्लीय है। तो अगर इसमें दही बन जाए, दही बन जाने पर हम जानते हैं दही के अंदर क्या होता है, दही के अंदर होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस जीवाणु है, और लैक्टोबैसिलस जीवाणु लैक्टिक एसिड बनाता है। क्या बनाता है, लैक्टिक एसिड बनाता है। तो लैक्टिक एसिड जब बनेगा तो निश्चित है दही, उसका जो पीएच है कितना होगा, कम होगा, क्योंकि अम्ल की पीएच क्या होती है, कम होती है, 7 से कम होगी पीएच। तो वैसे यहाँ पर 6 है तो इतना अम्लीय नहीं है, लेकिन जब पीएच और कम होगी तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ेगी। जब हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ेगी, क्योंकि लैक्टिक एसिड बन रहा है, तो पीएच के मान में क्या आएगी, कमी आएगी। तो पीएच के मान में क्या आएगी, कमी आएगी, यानी पीएच की क्या होगी, कमी होगी। तो पीएच की कमी होगी तो ज्यादा अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। NaCl, हम जानते हैं NaCl सोडियम क्लोराइड है, Na प्लस Cl इक्वल टू NaCl। आयनिक यौगिक है NaCl, सोडियम क्लोराइड। Na जो होता है, Na के अंतिम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन होता है। Na के अंतिम कक्ष में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये Na का एक इलेक्ट्रॉन है, प्लस Cl जो होता है, ये Cl जो होता है उसके अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 और 2 4 और 2 6, ठीक है, और 1 7। तो इस प्रकार से जो यौगिक बनेगा NaCl, ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन बंधु संरचना भी बना सकते हैं, या फिर हम दूसरी तरीके से भी हम बना सकते हैं। जैसे एक हम Na का बनाएं, यहाँ Na, और इसके साथ ही हम ऐड करें Cl को, ये Cl, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन दिखा दें Na का डॉट के रूप में, Na का तो अंतिम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन है, Na का डॉट के रूप में दिखा दिया, और Cl का यहाँ हम क्रॉस के रूप में दिखा दें, 7 क्या दिखा दें, क्रॉस के रूप में, 1 2 3 4 5, इस तरीके से 6 7 इलेक्ट्रॉन हम दिखा दें। तो उस तरह से भी हम इलेक्ट्रॉन बंधु संरचना बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी हम कर सकते हैं और इस तरीके से भी हम दिखा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, रक्तदाब मापने वाले यंत्र का नाम बताइए। हम जानते हैं जो ब्लड प्रेशर को मेजर करता है, बीपी को जो मेजर करता है, उसका नाम क्या है, स्फेग्नोमीटर। स्फेग्नोमीटर, जो स्फेग्नोमीटर है वो ब्लड प्रेशर को मेजरमेंट करता है, ब्लड प्रेशर का मापन करता है। जो रक्तदाब है उसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है, उसका जो अनुशीतलन दाब और प्रकुंचन दाब होता है वो कितना होता है, 80 mm/Hg,
तो 120 mm पर Hg होता है। ठीक है, जो नॉर्मल दाब है वो 80 और जो प्रकुंचन दाब होता है, उच्च दाब होता है, वो 120 mm पर Hg होता है सामान्य अवस्था में। तो इसका मेजर करता है स्फेग्नोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं, मानव तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई का नाम बताइए। द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द ह्यूमन नर्वस सिस्टम, तो वो क्या है? तंत्रिका कोशिका है। तंत्रिका कोशिका, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूरॉन भी बोलते हैं या न्यूरॉन। तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन, जो तंत्रिका तंत्र है उसकी सबसे छोटी इकाई है, संरचनात्मक इकाई है। जैसा हम जानते हैं तंत्रिका कोशिका इस तरह से होती है, मानव के शरीर की लंबी कोशिका भी कही जाती है, इस तरह से तंत्रिका कोशिका होती है। ये इसका तंत्रिका अक्ष है, इस पर ये माइलिन आच्छादित का आवरण होता है, ये इसका केंद्रक है। ठीक है, ये ध्रुमास्म होते हैं। क्या होते हैं? ध्रुमास्म या ध्रुमिकाएं होती हैं। इसमें निश्चल कण होते हैं, निश्चल ग्रेन्यूल होते हैं, निश्चल कण पाए जाते हैं। ये कोशिका द्रव है इसका। ये जो पूरा भाग है इसे हम कोशिका काय कहते हैं, बड़ा भाग है ये कोशिका काय, सेल बॉडी या कोशिका काय भी कहा जाता है। ये इसका तंत्रिका अक्ष है, एक्सॉन। ठीक है, ये अंत बिंदु है, इसके एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट। तो ये सबसे छोटी इकाई है। एक तंत्रिका कोशिका दूसरी तंत्रिका कोशिका से अटैच होकर ही क्या बनाता है? पूरा तंत्रिका तंत्र बनता है। और हमारे शरीर में ये पूरी तंत्रिका कोशिकाएं फैली हुई होती हैं, जैसे तार फैले हुए होते हैं एक बिल्डिंग में। जब लाइट का कनेक्शन होता है विद्युत का, तो पूरे बिल्डिंग में तारों का जाल फैला हुआ होता है। उसी तरीके से हमारे शरीर में भी तंत्रिका कोशिकाएं या न्यूरॉन फैली हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, माँ के शरीर में भ्रूण को पोषण किसके द्वारा प्राप्त होता है? माँ के शरीर में जो भ्रूण है वो गर्भाशय में परिवर्तित होता है। हम जानते हैं गर्भाशय, यूटेरस। ठीक है, तो यूटेरस है, यूटेरस के अंदर हम देखते हैं इस तरीके से, ये गर्भाशय है। तो माँ के शरीर में जो ये गर्भाशय होती है, यहाँ पर जब शिशु परिवर्तित होता है, जब शिशु का परिवर्तन होता है तो गर्भाशय की आंतरिक भित्ति से वो संबंध बनाता है। गर्भाशय की आंतरिक भित्ति से क्या बनाता है? संबंध बनाता है। जो आंतरिक भित्ति होती है गर्भाशय की, उससे जब संबंध बनाता है तो उस संबंध को अपरा प्लेसेंटा कहते हैं, अपरा या प्लेसेंटा। तो ये अपरा प्लेसेंटा पहले नलिकाकार होती है, बाद में तस्त्री नुमा हो जाती है, बाद में पूरा बैग नुमा हो जाती है। ये जो भाग होता है गर्भाशय का, ये भाग भी गर्भाशय कवर कर लेती है। ठीक है, जैसे जैसे भ्रूण परिवर्तित होता है। तो अपरा या प्लेसेंटा, जिसे हम सामान्य भाषा में नाल भी कहते हैं, नाल के द्वारा माँ के शरीर से भ्रूण पोषण प्राप्त करता है। न केवल पोषण प्राप्त करता है, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण, ये सारी क्रियाएं भी भ्रूण की अपरा प्लेसेंटा की सहायता से होती है। नेक्स्ट चलते हैं, जीन किसे कहते हैं? तो देखिए, जीन आनुवांशिकी की इकाई है। आनुवांशिकी की इकाई कहा जाता है। कहाँ पाए जाते हैं जीन? प्रत्येक कोशिका। हम जानते हैं जैसे ये हमारी कोशिका है, ये हमारी कोशिका का केंद्रक है। केंद्रक के अंदर ये गुणसूत्र हैं। गुणसूत्र अधिकांशतः जोड़े में होते हैं। क्या है ये? गुणसूत्र हैं।
जो गुणसूत्र होते हैं बेटा वो डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, डीएनए प्लस प्रोटीन। तो गुणसूत्र किसके बने हैं? डीएनए और प्रोटीन के। डीएनए क्या है? इस तरह से होता है डीएनए, द्विकुंडलीय संरचना होती है। डीएनए पर जो संरचना पाई जाती है उनको बोलते हैं जीन या फिर डीएनए खंड। डीएनए और जो डीएनए खंड है, डीएनए के टुकड़े, डीएनए खंड क्या कहलाते हैं? जीन। डीएनए के टुकड़े या डीएनए खंड जीन कहलाते हैं। या डीएनए पर जो संरचना पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं, जिन्हें आनुवंशिकी की इकाई कहा जाता है। तो प्रत्येक कोशिका में जीन पाए जाते हैं, हर जीव के अंदर जीन है। जीन आनुवंशिकी की इकाई है, मतलब आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। ठीक है, तो जीन आनुवंशिकी की इकाई है और डीएनए के खंड है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए लेंस क्षमता, पावर ऑफ लेंस ऐसा यूनिट है। लेंस क्षमता, लेंस क्षमता की इकाई ये देखिए डायप्टर है। क्या है? डायप्टर। हम जानते हैं P इक्वल टू 1/f। ठीक है, जो फोकस दूरी है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है P। तो लेंस क्षमता का जो ऐसा यूनिट है वो डायप्टर है। नेक्स्ट, प्रकाश के विक्षेपण को परिभाषित कीजिए। प्रकाश के गुण जैसे परावर्तन है, अपवर्तन है, वैसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण भी एक गुण है। वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का अपने अवयवों में विभक्त हो जाना। जब प्रकाश जो होता है, जैसे हम जानते हैं प्रकाश, श्वेत प्रकाश, जो सफेद रंग की किरणें होती हैं, प्रकाश का अपने अवयवों में विभक्त हो जाना, विभक्त हो जाना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। जैसा हमने पढ़ा है प्रिज्म में, जैसे ये प्रिज्म है, प्रिज्म पर सूर्य के प्रकाश की किरण आती है, ये सूर्य के प्रकाश की किरण आ रही है, तो ये सूर्य के प्रकाश की किरण इस प्रकार से 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। कितने रंगों में? 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। और ये 7 रंग क्या होते हैं? विबजोर, ठीक है, विबजोर यानी 7 रंगों में विभक्त हो जाना। प्रकाश का अपने अवयव में विभक्त हो जाना क्या कहलाएगा? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी अज्ञात प्रतिरोधक के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोधक का प्रतिरोध परिकलित करना है। यहाँ पर ये जो 2.5 है ये एम्पियर ही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए V इक्वल टू कितना दे रखा है? V इक्वल टू 12 वोल्ट है और I इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 2.5 एम्पियर है। ठीक है, क्या निकालना है हमको? R निकालना है। क्या निकालना है? R निकालना है। हम जानते हैं ओम का नियम क्या है? V इक्वल टू I है। ओम का नियम, ओम का नियम क्या है? ओम का नियम V इक्वल टू I है। ठीक है, तो R इक्वल टू क्या होगा? V अपॉन I। R इक्वल टू क्या होगा? R इक्वल टू V अपॉन I। V कितना दिया हुआ है? V दे रखा है 12 और R कितना, I कितना है? 2.5। ठीक है, तो 12 अपॉन 2.5, पॉइंट को यदि अपन हटाते हैं तो क्या कर देंगे? 120 अपॉन 25, ऊपर 0 बढ़ा दिया, 5 से अपन इसको काट देते हैं। ठीक है, I 5 जो 25 एंड I 2 जा 10 और 4, 24 5 जा 120। अब देंगे इसमें 24 अपॉन 5 इक्वल टू 24 अपॉन 5 इक्वल टू क्या होगा? 5 4 जा 20, 4.8 ओम। कितना? ओम, 4.8
4.8 ओम। ठीक है, ये ध्यान रखना, आंसर में हमेशा यूनिट जरूर लगानी है, अगर यूनिट आप नहीं लगाओगे तो उसके भी मार्क्स कट जाते हैं। 4.8 लिख के हमने छोड़ दिया, आगे ओम नहीं लिखा, या तो ओम लिख सकते हैं या फिर ये सिंबल लगा दो ओम का। तो रेजिस्टेंस पूछा है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। तो 4.8 ओम या 4.8 ओम लिख देते हैं या फिर सिंबल लगा देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की कोई दो गुण लिखिए। हम जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, जो हमने पढ़ा है कि जो चुंबक है उसके दो ध्रुव होते हैं, एक N और एक S। इन चुंबकीय क्षेत्र ध्रुवों से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं, इस तरह से निकलती हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं एक दूसरे को काटती नहीं है। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं और आपस में एक दूसरे के समांतर रहती है। आपस में एक दूसरे के समांतर रहती हैं। एक तो इसका गुण ये हो गया कि आपस में एक दूसरे को काटती नहीं है, और दूसरा ये आपस में एक दूसरे के समांतर रहती है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के दो गुण हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए जो बड़े क्वेश्चन हैं सेक्शन बी और सी के, वो अपन देखेंगे। आज के लिए इतना। ठीक है।